ये मेरा आपका वादा है, सिर्फ एक बार पूर्ण तौर पे 46 एमएलए अपने को चाहिए, 46 के 40 एमएलए हरियाणा दुष्यंत चौटाला को बनाए। सारी उम्र के लिए तो दुष्यंत चौटाला जी बन नहीं सकते ना, ये तो आपको पता है और मुझे पता है। जनता के हाथ में पावर है, 5 साल के बाद बदले जाएंगे, 4.5 साल में हम भी बदले गए हैं और वो भी बदले जाएंगे। एक बार पूर्ण तौर पे अपना विश्वास अपने छोटे बच्चे, अपने छोटे भाई को ऊपर आशीर्वाद रूपी दें। जो दुष्यंत चौटाला जी के बारे में गलत अफवाहें उन्होंने मचा रखी हैं, एक कोई आज तक करप्शन का केस नहीं साबित हुआ, पढ़े लिखे इंसान है, पीएचडी वो कर रहा है, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा है, बता दो मेरे को कौन सा नेता है, या नेताओं के बच्चा बन को बता दो कौन सा पढ़ा लिखा है। ये अनपढ़ टोला है सारे का सारा, ये अहंकार रूपी बात करते हैं, चाहे वो इंडियन नेशनल लोक दल बड़े हो, चाहे भाजपा हो या किसी अन्य दल की हो। मैं अब मैं किसी आदमी का नाम तो लेता नहीं हूँ, यदि अन्य किसी का नाम लूंगा तो उसके अंदर बोल पड़ते हैं अभी वो उसको फलाना आदमी को फेमस कर रहा है। तो ये जो सोच है, अपनी सोच को बदलने का काम करना चाहिए यदि सत्ता में रहना चाहिए। जननायक जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने किसी प्रकार का कोई थप्पा नहीं है उसके ऊपर, किसी जात का नहीं, किसी बिरादरी का नहीं, किसी एरिया का नहीं। दुष्यंत चौटाला जी ने जितने भी काम किए पूरे हरियाणा के लिए काम किए, ना कि किसी क्षेत्रवाद के लिए काम किया। राष्ट्रीय कदम टीम इस समय उपस्थित है हरियाणा की विधानसभा यमुनानगर में। हमारे साथ उपस्थित हैं आपके जाने पहचाने भाई श्रेष्ठ त्यागी जी, जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं विधानसभा यमुनानगर से में, और पार्टी हाईकमान इनकी योग्यता को देखते हुए, कार्य प्रणाली को देखते हुए प्रदेश महासचिव मनोनीत किया है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि भाई श्रेष्ठ त्यागी जी अपनी ओर से शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करें और किस प्रकार का आश्वासन देंगे अपने पार्टी नेताओं का। पंडित श्रेष्ठ त्यागी जी, विधानसभा यमुनानगर से। जी पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। पहले तो मैं अपने जितने भी मेरे नेतागण हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दुष्यंत चौटाला जी, प्रदेश अध्यक्ष जी बृष शर्मा जी और लोकल पूरी यमुनानगर की टीम का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा कि मुझे स्टेट लेवल का कोई पद दिया गया। मैं आपको पता ही है, हल्का प्रधान से मैंने स्टार्ट किया और आज स्टेट में मेरे को जिम्मेवारी लगाई है। हल्का प्रधान होते भी मैंने पार्टी के लिए काम किया और अब स्टेट की जिम्मेवारी मेरे को दी है महासचिव की, तो मैं उसको भी बढ़ चढ़ के अपना काम करूँ, पार्टी के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम करूँ। ये मेरे लक्ष्य है कि आने वाला जो 2029 का हमारा चुनाव हो तो उसके अंदर हम सबके प्रिय नेता भाई दुष्यंत चौटाला जी को हम प्रदेश की बागडोर देके वहां का मुख्यमंत्री बनाए। श्री त्यागी जी, प्रदेश में कई प्रकार की राजनीतिक चर्चाएं चल रही है। जी। संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि दोनों जननायक जनता पार्टी और इनेलो ये एक परिवार एक मंच पे इकट्ठा हो सकता है। उसके क्या परिणाम होंगे, सही और गलत? देखो, मैं तो इस प्रकार का नेता हूँ, या मैं भी, मेरा भी भाई है, छोटा भाई है मेरा भी, या मैं भी, मेरे पिताजी और 2 भाई हैं। मैं तो चाहूंगा कि परिवार एक हो, सबसे बड़ी पहले वो, लेकिन वो उनका परिवार का एक होना ना होना वो उनका निजी मामला होगा, उनके अपने ही निर्णय होंगे जिसमें तो मैं दखल अंदाजी दे नहीं सकता। लेकिन जिस प्रकार से स्वभाव स्वभाव का फर्क होता है जी, एक आदमी होता है और जो ठंडा बोलता है और एक आदमी ने बोलना ही बदतमीजी से है। अब चाहे वो हमारे डॉक्टर साहब हो या अभय सिंह जी हो ना, डॉक्टर साहब अजय सिंह जी हो और अपना दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी, हमारे पार्टी है कोई भी नहीं, तो हमने कभी भी परिवार के मामले में गलत शब्द नहीं बोला। और उधर वो गलत शब्द बोलते हैं, चाहे वो दिग्विजय भाई के बारे में बोलो जो उनके बच्चों से भी छोटे हैं, दुष्यंत भाई जो उनके बच्चों के समान है जी, और उनके बारे में इतने गंदे शब्द बोलते हैं, विधानसभा के अंदर बोल रहे या उन पब्लिक बोलते हैं। तो इस प्रकार से उनको शब्द नहीं बोलने चाहिए। यदि घर परिवार एक होता है, पहले तो वो अपना अहंकार, अभय सिंह को अपना जो अहंकार उनके मन में है, जो उनके दिल के अंदर अहंकार रूपी बात करते हैं, वो हर टाइम करके बात करते हैं, वो मारने को कूटने को तो गुंडागर्दी की बात करते हैं, वो चीज उनको त्याग करनी पड़ेगी। उसके अंदर अपने स्वभाव के अंदर जो अंतर है वो लाना पड़ेगा, स्वभाव के अंदर मिठास लानी पड़ेगी, जबान के अंदर मिठास लानी पड़ेगी, तब वो जाके बात करें। हमें हम स्वागत करते हैं यदि छोटे भाई हैं वो डॉक्टर साहब के, डॉक्टर साहब तो मिनट के अंदर तैयार हो जाएंगे। हमें पता है डॉक्टर साहब की नेचर का, डॉक्टर साहब के पास जाए और अपने जो गुनाह किए, उन्होंने गलतियां की हैं, जाके बड़े भाई से माफी मांगे और भाई को स्वागत करके दोनों परिवार एक हो। हम तो उसके लिए सदा तत्पर रहेंगे और चाहते भी हैं दोनों एक हो जाएं। हमें तो अच्छा लगेगा दोनों के बीच में काम करते हुए भी, हम परिवार को एक देख पाएंगे, हम भी उस चीज का एक जो गोल्डन मोमेंट होगा हम उसका भी हिस्सा बनेंगे कि भी हमारे, हम थे उस टाइम पार्टी के अंदर कि दोनों भाइयों को एक करने में हमारा भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं योगदान रहा, या हमारी दुआएं, आप लोगों की दुआएं बीच में रही कि दोनों परिवार एक हो। लेकिन यदि अहंकार रूपी बात करेंगे, जो कि आज तक आपने देखा ही है कि उनके बोलबाणी में कितना की मिठास है, कितना की नहीं है, वो जिस प्रकार से अहंकार रूपी बात करते हैं, मुझे नहीं लगता ये आगे बात बन पाएगी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा प्रयास करते रहें। जो मेरी हमारे हरियाणा की खापे हैं वो 36 बिरादरी की खापे हैं और देवीलाल जी के ऊपर सबको
पूरा मान सम्मान और विश्वास है और देवीलाल जी की नीतियों के ऊपर पूरा विश्वास है। तो परिवार एक और, तो उसके लिए हरियाणा के लिए भी बड़ी गौरव की बात होगी कि परिवार एक और हम भी, हमारे लिए भी अच्छा होगा। सुरेश त्यागी जी, राजनीतिक क्षेत्र जो है, ज्योतिषीय राजनीतिक होते हैं, वो चर्चा करते हैं कि जो रोहतक में रैली हुई रैलियों की, वो भाजपा द्वारा प्रायोजित थी। हाँ, क्योंकि जाट लोग भी हुड्डा को कवर करने के लिए इसको बीजेपी हाईलाइट कर रही है। क्या देखो, ये बीजेपी की बी टीम है। हाँ। जो आप उनसे पूछना, अभी उन्होंने वोट किसको डाली थी, चाहे विधानसभा उसका राज्यसभा का की वोट की बात हो, क्यों डाली थी उन्होंने। दूसरी बात, हुड्डा को नुकसान देने के लिए एक उनको जाट नेता चाहिए था बीजेपी वालों को, तो बीजेपी ने इसको आगे कर दिया। बीजेपी ने इसको आगे किया। रोहतक ही क्यों चुना गया? आज से पहले तो रोहतक, मैं ये नहीं कहता कि हुड्डा साहब की जागीर होगी या किसी अन्य किसी नेता की जागीर है कोई हुड्डा या रोहतक या कोई अन्य जगह में रैली करना, कोई ये नहीं है अभी आपने रोहतक में क्यों करी, वहां क्यों नहीं करी, करो आप वहां करो, लेकिन आपके मकसद क्या है? आप एक सम्मान दिवस को मनाने गए थे, ना कि किसी को हानि और नुकसान देने के लिए गए थे। क्या वहां पर हानि देने के लिए गए थे वो? आप, मेरा एक सवाल है अभय सिंह से, क्या वो किसी को हानि देने के लिए गया था? वो हमारे सबके जननायक जी ताऊ देवीलाल जी का सम्मान दिवस मनाने के लिए गए थे, जो कि सम्मान दिवस के रूप में ही मनाना चाहिए था उनको, राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए था उनको। उन्होंने तो सीधा हुड्डा के मौजूदा सरकार के बारे में क्यों नहीं बोला उन्होंने? एक शब्द दिखा दो उनकी जो स्पीच उन्होंने 40-45 मिनट की दी है, लोगों को संबोधित किया, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, तो उसके अंदर एक स्पीच दिखा दो उन्होंने सरकार की बुराई करी हो, तो सरकार की तो वो फिर तबाह रहे, नुकसान दे रहे उसका। अरे जाओ सत्ता के अंदर बैठा है, विरोध तो आप उसका करोगे। हुड्डा साहब तो पिछले 12 साल 10-11 साल से सत्ता में ही नहीं है, आप उनका क्या विरोध कर रहे हो? और उनका विरोध करके आपको हासिल क्या होगा? ये जो चीजें हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि अभय सिंह बीजेपी की बी टीम के काम कर रहा है। सर, एक बात और यहाँ फेमस है हरियाणा के अंदर, जो भी पार्टी बीजेपी के साथ लगी उनका सिर्फ खत्म हुआ, चाहे हरियाणा विकास पार्टी है, चाहे कोई पार्टियां रही है, तो क्या भविष्य में जो भी पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी, भविष्य में उनका भी भविष्यांति खत्म? देखो, हम पहली बार सत्ता के अंदर आए थे, हमारा मकसद सिर्फ एक था कि हमने जो लोगों के बीच में जाके वादा किए थे, जो इलेक्शन के दौरान वादा किए थे, हम विपक्ष में रहकर उनको पूरा कर नहीं सकते थे। आप जितने भी वादे देखो, भाई दुष्यंत चौटाला जी के, चाहे 50% रोजगार देना, 75% रोजगार देने की बात हुई हो, वो हमने विधानसभा के अंदर पास कराया। महिलाओं को 50% पंचायत के अंदर हिस्सा देने की बात हुई हो, वो हमने पास कराया। डिपुओं के अंदर 33% हिस्सा देने की महिलाओं की बात हुई, वो हमने करा। क्या विपक्ष में बैठ के हम पूरा करा सकते थे उनको? रही बात पेंशन की, पेंशन के अंदर जितना भी हमारा, हमने अपनी हिस्सेदारी रखी है। जब हमारे पास कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा था कि हम उस मौके के अंदर मौके का हम फायदा उठा सकें, लोकसभा का वो एक टाइम आया, हमने उनको बोला कि हमें किसी प्रकार की कोई सीट नहीं चाहिएगा, आप 10 की 10 सीटें आपको मुबारक हो। हमारा जो वादा था, एक वादा जो हमारा रह गया, 5100 पेंशन का पूरा कर दो, उन्होंने पूरा नहीं किया तो हम अलग हो गए। हमारा जो मेन मकसद सत्ता के अंदर आने का था, हरियाणा को स्थिर सरकार देने का था, सिर्फ एक ही मकसद था कि जो भाई हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने जो जनता को वादा करके हम 10 सीटों के ऊपर विधानसभा के अंदर अपना डिप्टी सीएम बना पाए, तो उसके अंदर हमने जो काम करने थे वो काम किए हैं। विपक्ष में रहते वो काम ना कर पाते, सत्ता में रहते वो काम किए हैं। चलो, तो आप सत्ता में नहीं हो, सरकार कैसे चल रही है बीजेपी के साथ? सरकार की देखो आप, मैं पिछले 4.5 साल हम सत्ता में रहे हैं, जो आज व्यापारियों के ऊपर बातें हो रही है, टैक्स लगाए जा रहे हैं या उनको थ्रेटिंग हो रही है, या किसी प्रकार के व्यापारी, छोटे व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, किसी प्रकार का कोई व्यापारी हो, वो कहीं ना कहीं पिटा कुटा जा रहा है, चाहे वो जीएसटी के नाम पे हो। अब मेरे को एक बंदा कहने लगा जी, इनका भाजपा के एक बंदा जी, आपकी जो आपने टी शर्ट डाल रखी है इसके ऊपर टैक्स कम कर दिया। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, अभी टी शर्ट के ऊपर टैक्स कम कर दिया, लेकिन उस भाई को मैं उस टाइम मैंने बताया, आपके माध्यम से लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो इसमें बनाने वाला धागा है उसके ऊपर टैक्स क्यों फालतू लगा दिया? हमें, हमारे लिए किताबों के ऊपर टैक्स तो उन्होंने फ्री कर दिया, लेकिन कागज के ऊपर टैक्स क्यों लगा दिया? ये चीजें हम देख रहे भी, वो इस कान को ऐसे ना पकड़ के वो इस प्रकार से पकड़ रहे हैं, लोगों को पहले भी लूटने का काम किया, आज भी लूटने का काम कर रहे हैं। यदि आज वो इसको बढ़िया दिन मान रहे हैं, अभी हमने जीएसटी को कम किया, तो इसका मतलब पूरे 11-12 साल आपने 127 लाख करोड़ रुपए जो जनता से गैर वसूल लिया, क्या वो जनता को वापस देने का काम करेंगे? वो यदि वो वापस देने का काम करते तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। यदि वो काम नहीं करते तो अपना पीठ थपथपानी छोड़े और जनता से माफी मांगे कि हमने 11 साल, और जनता को तो पता चल गया इन्होंने 11 साल, उन्होंने 11-12 साल बीजेपी गवर्नमेंट ने पूरा, चाहे जीएसटी के नाम पे हो चाहे किसी अन्य टैक्स के नाम पे हो, सरकार ने जनता को लूटा ही लूटा। उसके अंदर मरा कौन? अमीर आदमी के ऊपर टैक्स कम है क्योंकि उसकी परसेंटेज ज्यादा, एक गरीब आदमी के ऊपर 200% टैक्स, 48% जीएसटी। एक आप देखो, एक जूते के ऊपर एक बार टैक्स लगाना चाहिए, जूता जहां पे निकल रहा है बार 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 दुकानदार उसको टैक्स लगा रहा है, तो बोझ किसके ऊपर बढ़ रहा है?
एक जनमानस के ऊपर बढ़ रहा है। जो अमीर आदमी वो तो फॉरेन कंट्री से सामान खरीद के ला रहा है, उसको तो यमुनानगर में या यमुनानगर छोड़ो पूरे हिंदुस्तान में सामान नहीं खरीदते, अमीर आदमी तो विदेशों से सामान खरीद के ला रहा है। हमारे जो सबके प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी घड़ी देखो कहाँ की है, उनके जूते देखो कहाँ की है, उनका पेन देखो कहाँ का है, उनका चश्मा देखो आपका। अपने आप तो वो सारे विदेशी चीजें पहनते हैं, चाहे वो गाड़ी हो चाहे कुछ भी हो। हमें बोलते हैं जी आप स्वदेशी हो, हम धोती कुर्ता पहन के घूमे, होर्डिंग लगा रखे बड़े बड़े। बड़े बड़े होर्डिंग लगा के क्या साबित कर रहे हैं, क्या वो धोती कुर्ता पहन के घूमते हैं? अपने आप तो वो लग्जरी लाइफ जीतती हैं, हजारों करोड़ों रुपए के जहाज में घूमते हैं, 1200 आदमी उनकी सिक्योरिटी में चाहिए। आम जनमानस को वो भी नहीं है, आम जनमानस तो कुट रही है, पिट रही है, लुट रही है। उसको ये तो वो राजा है, हम तो झोला उठा के चल पड़ेंगे, जनता आज लुटपुट रही है और जनता के बीच में से अब झोला उठाने की इनकी बात आ गई है। वैसे तो नैतिकता के आधार पर जो भाजपा का अपना संविधान है, 75 साल के बाद ये चुनाव नहीं लड़ सकते या किसी पद पे नहीं रह सकते। इनको बड़प्पन दिखाना चाहिए था, किसी अन्य को मौका देकर अन्य को देश का प्रधानमंत्री बनाते, जिसके ऊपर भी भाजपा अपना इनके नरेंद्र मोदी जी के बाद अपना विश्वास रखती। तो उन्होंने तो वो भी घमंड के द्वारा 75 साल का कानून तोड़ा, चाहे वो अडवाणी जी के लिए क्यों नहीं था, जसवंत सिन्हा जी के लिए क्यों नहीं था, मुरली मनोहर जोशी जी के लिए क्यों नहीं था, या अन्य जितने भी भाजपा के जो सीनियर नेता उनके लिए क्यों नहीं था, इन्हीं के लिए क्यों कानून तोड़ा गया? क्या ये भाजपा कानून अपना सारी उम्र के लिए तोड़ेगी? नरेंद्र मोदी जी के बाद अन्य कोई यदि उनका प्रधानमंत्री आता है, क्या वो 75 साल से ऊपर का बन पाएगा? क्या गडकरी जी कल 75 साल के होने जा रहे हैं, क्या उनको दोबारा मोदी जी के बाद मौका मिलेगा? ये सवाल है जनता की। ये जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आम जनमानस के बीच में बैठ के ये चर्चा होती है, तो उस चर्चा के ऊपर मैं आपको ये सवाल कर रहा हूँ, भाजपा वाले सवाल कर रहा हूँ, क्या वो संविधान को अपने तोड़ देंगे जो अब की बार तोड़ा गया सारी उम्र के लिए, ये नया संविधान लागू करेंगे, या भाजपा थूक के चाटने का दोबारा काम करेगी? चाहे वो कानूनों के बारे, आप देखो ना, जो भी इन्होंने कानून बनाए वापस ले लिए। इसका मतलब क्या है, इनको किसी प्रकार की नॉलेज नहीं है। जीएसटी की बात आज वापस लिया, नोटबंदी की बात है, 2000 का नोट वापस कर दिया, ये जो किसानों के लिए कानून बना जिसके लिए हमें सबसे ज्यादा बदनाम किया गया वो वापस ले ली। सारा तो थूक के चाटने वाला ये काम करते हैं, थूक रहे चाट रहे हैं, थूक रहे चाट रहे हैं। मैं तो उन भाइयों से कहूंगा, उन माताओं बहनों से कहूंगा, जो एक धर्म की आड़ के अंदर ये अपनी सत्ता के अंदर आके बैठे हैं, घुसपैठी हमारे बीच में आके बैठ गए, ये इनसे छुटकारा पाओ। और किसी अन्य जैसे जवान दुष्यंत चौटाला जी है, हरियाणा की बाग तोड़ एक बार देखे, पूर्ण तौर पे जेजेपी को देके देखो। मैं आपको लिखित रूप में इसका आश्वासन दिलाता हूं, लिखित रूप में, यदि 5 साल के अंदर जो रोजगारी की समस्या है हमारे, जो सुरक्षा की समस्या है हमारे यहाँ, जो बच्चों को हमारे अच्छी एजुकेशन की जरूरत है, महिलाओं को सम्मान की जरूरत है, बुजुर्गों को मान सम्मान की जरूरत है, यदि ये पूर्ण ना कर पाया तो मैं जिंदगी के अंदर आपको वादा करता हूं दोबारा जेजेपी के लिए बात नहीं करूंगा, दुष्यंत चौटाला जी के लिए बात करूंगा। ये मेरा आपका वादा है। सिर्फ एक बार पूर्ण तौर पे 46 एमएलए अपने को चाहिए, 46 के 40 एमएलए हरियाणा दुष्यंत चौटाला को बनाए। सारी उम्र के लिए तो दुष्यंत चौटाला जी बन नहीं सकते ना, ये तो आपको पता है और मुझे पता है। जनता के हाथ में पावर है, 5 साल के बाद बदले जाएंगे, 4.5 साल में हम भी बदले गए हैं और वो भी बदले जाएंगे। एक बार पूर्ण तौर पे अपना विश्वास अपने छोटे बच्चे, अपने छोटे भाई को ऊपर आशीर्वाद रूपी दें। जो दुष्यंत चौटाला जी के बारे में गलत अफवाहें उन्होंने मचा रखी हैं, एक कोई आज तक करप्शन का केस नहीं साबित हुआ, पढ़े लिखे इंसान है, पीएचडी वो कर रहा है, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा है बता दो मेरे को कौन सा नेता है, या नेताओं के बच्चा बन को बता दो कौन सा पढ़ा लिखा है। ये अनपढ़ टोला है सारे का सारा, ये अहंकार रूपी बात करते हैं, चाहे वो इंडियन नेशनल लोक दल बड़े हो, चाहे भाजपा हो या किसी अन्य दल के हो। अब मैं किसी आदमी का नाम तो लेता नहीं हूँ, यदि अन्य किसी का नाम लूंगा तो उसके अंदर बोल पड़ते हैं अभी वो उसको फलाना आदमी को फेमस कर रहा है। तो ये जो सोच है, अपनी सोच को बदलने का काम करना चाहिए यदि सत्ता में रहना चाहिए। जननायक जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने किसी प्रकार का कोई थप्पा नहीं है उसके ऊपर, किसी जात का नहीं, किसी बरादरी का नहीं, किसी एरिया का नहीं। दुष्यंत चौटाला जी ने जितने भी काम किए पूरे हरियाणा के लिए काम किए, ना कि किसी क्षेत्रवाद के लिए काम किया। यदि सड़कें रक्षा रोड बनाएगी या अन्य कोई घोड़ों की बिल्ली वाली आपके सामने मैंने बनवाई है, यदि ये काम कराए गए हैं तो दुष्यंत चौटाला जी ने सबके लिए काम करे, पूरे हरियाणा के लिए काम करे, पूरी छत्तीस बिरादरी के लिए काम करे, ना कि किसी जाति विशेष के लिए काम करे, ना किसी एरिया वाइज के लिए काम किए हैं। सुनीता त्यागी जी बात करते हैं लोकल मुद्दों को लेकर। देखो ये कहते हैं ट्रिपल इंजन सरकार है, यहाँ की जनता ने नगर निगम चुनाव में पूर्ण बहुमत से इनका मेयर बनाया, इनके पार्षद आए। क्या आपको स्थिति पहले से बदली है या पहले से बदतर है सर कुछ? आप ये देखो जी, जो लोग नगर निगम की बात करूं, पिछले बार की बात करूं या अगले वाले की बात करूं, जो लोग कुत्तों को वैक्सीन लगाने के नाम पे कहीं कहीं करोड़ रुपए का घपला कर गए, आप उनसे क्या उम्मीद करोगे? क्या मेरे गांव से कोई वोट नहीं पड़ी होगी जहां मैं रहता हूं?
बिल्कुल, बिल्कुल। निगम के अंदर या मेयर के अंदर या पार्षद के अंदर कोई वोट नहीं पड़ेगी। मेरे गांव का हाल जाके देख लो, मेरे क्या, आप अपने एरिया का हाल जाके देख लो, कोई नाली की सफाई आपको नजर आती है? कोई तीसरे दिन पता नहीं कौन से कनेक्शन करके जाते हैं, लाइटें फ्यूज हो जाती हैं। पता नहीं कितने इनके कर्मचारी लगे हैं, कर्मचारी इनके पास पूरे नहीं है। कर्मचारी भी वो लगाए जा रहे हैं जो इनको बाकायदा हफ्ता वसूली उनसे कर रहे हैं, बाकायदा इनको कमीशनें दे रहे हैं जो ठेकेदारी पे लगाए जा रहे हैं। जो सरकार ने सुविधाएं दे रखी हैं, जितने भी पैसे उनके होते होंगे वो भी पूरे नहीं मिले। जिस दिन उनको तनख्वाह डालती है, इनका एक बंदा डकैत रूप में बैठ जाता है बाहर कुर्सी डाके। जिस दिन जिनको तनख्वाह मिलती है उनसे कमीशन लेने का काम करता है। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप जाके अपना सर्वे, आप एक गुप्त कैमरे के द्वारा जितने भी आपके कर्मचारी जो कच्चे लग रहे हैं उनको नहीं बख्श पा रही है। जो 8-10 हजार 20 हजार पे लेके काम करने वाला है, 24 घंटे नालियां सफाई करने वाला लड़का लड़की है या हमारी माताएं बहनें हैं, उनसे कमीशन लेने का काम कर रहे हैं। कभी ये भी नहीं सोचा कि वो किराए के मकान में रह रहे हैं या कैसे वो रह रहे हैं, बच्चे उन्होंने पढ़ाने हैं, बिजली का बिल उन्होंने देना है। आजकल खर्चे कितने बढ़ रहे हैं, एक एक चीज मोल की आ रही है। किसी चीज के ऊपर भी हमें नहीं है। बिजली का बिल इतने बढ़ गए। मेरा भी, मैं बताऊं, मेरा 10 हजार रुपये का बिजली का बिल है। मैंने जो कैलकुलेशन लगाई उसके ऊपर 2100 रुपए के लगभग उसके ऊपर टैक्स ही टैक्स है। मेरा एक सवाल मैंने पूछा, ये भी आप टैक्स लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, टैक्स लगाओ काम। फिर ये आपने यूनिट के ऊपर भी टैक्स, आप यूनिट के भी अलग पैसे ले रहे हो, टैक्स भी लगाए जा रहे हो, लगाओ जी, लगा दीजिए। जो हमें 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटे पूरे पूरे दिन के कट मिल रहे हैं, क्या उसकी एक आम नागरिक को रिबेट मिलेगी? क्या उसकी कोई कंपनसेशन 2 रुपए 4 रुपए? अभी हमने 8 घंटे आपकी बिजली काट के रखी, क्या 8 घंटे की कोई उनको रिबेट मिली? 2 घंटे की रिबेट मिली? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? गुंडागर्दी पूरी मचा रखी है और कुछ नहीं है जी, लूटने वाला काम कर रखा है। ये हर जैसे चुनाव आते हैं ये मिठ्ठे बन जाते हैं, बाद में देखा जी पूर्ण तौर पे आ गया, किसी प्रकार से आगे लूटने का काम करते हैं। हमारे कार्यकाल के अंदर बता दो किसी ने कोई दिक्कत आई हो, चाहे वो एक्साइज का डिपार्टमेंट हो या कोई और जो भी डिपार्टमेंट हमारे पास थे या जो डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं भी थे, आप बता दो किसी को दिक्कत आई हो? चाहे किसानों के पोर्टल के ऊपर तो किसानों की जो पैसे हैं उसमें आने में दिक्कत है। आज कितने कितने दिनों के पैसे अटके पड़े हैं, किसी को रुपए, जीरी नहीं उठाई जा रही, अन्य फसलें नहीं उठाई जा रही। क्यों नहीं उठाई जा रही? अनपढ़ आदमी बैठे हैं। शिक्षा मंत्री पहले भी इनका कैसा था और आज भी कैसे है, अंतर। मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप चेक कर लो, आरटीए लगा के मेरे को, मेरी भी आरटीए लगाओ, दुष्यंत चौटाला जी की भी स्टडी की आरटीए लगाओ, पता कराओ। एक पढ़ा लिखा इंसान अच्छा बोलेगा, अनपढ़ तो इस प्रकार के बोले हाँ बेटे मेरे को समझ नहीं आई तुमने क्या बोल दिया, अब भी यही बोलता है। फर्क क्या है? सिर्फ वो आदमियों का, इंसानों का पागल बना के, जनता का पागल बना के इनको सत्ता में आना है, वो आ रहे हैं। सर ये एक तो बात तो बताओ प्रधान जी, क्या यहाँ की जनता इतनी भोली है, बार बार सरकार के बहकावे में आकर 3-3 बार बीजेपी के विधायक बनाती है, लेकिन यहाँ के विधायक को ना मंत्री ना पद, कुछ पावर ही नहीं है? क्या बात यहाँ की जनता की भावनाओं की हाईकमान कदर नहीं करता? बार बार मेयर भी आपका है जी, विधायक भी आपका, उसके बावजूद भी यहाँ के जो प्रतिनिधित्व है, विधायक है, उसको कोई मान सम्मान नहीं मिला सरकार में। सर यहाँ की जनता को उम्मीद थी कि सरकार में कोई ना कोई मंत्री पद मिलेगा, कैबिनेट मंत्री मिलेगा। हमारे जो विधायक जी हैं ये पिछले तीसरे प्लान में आए हैं और हर मेरे को नहीं, हर जनता को ये था कि हमारे बच्चे पढ़ रहे लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार किसको मिला आपको पता ही है। तीसरी बार भी यही सोच के बनाया, चलो क्या पता इनका अंतिम चुनाव हो, बुजुर्ग हो रहे हैं, उसके बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगे या अपना काम धंधे बच्चों परिवार के बीच में रहेंगे या किसी अन्य को मौका देंगे। चलो इनको मौका दिया, जनता ने भी मौका दिया, पार्टी ने मौका दिया तो बन गए। हमें भी उम्मीद है कि सीनियर आदमी है, पिछले तीसरे बार जीत के आया, कि यमुनानगर को मान और सम्मान देने का काम किया जाएगा। यमुनानगर से इतनी भारी वोट से जीत के आए हैं हमारे विधायक जी, तो इनको कोई मंत्री पद मिलेगा, शायद डिप्टी सीएम यमुनानगर को मिले, ये सोच के बैठा था। एक पंजाबी बरादरी को एक सम्मान मिले अभी खट्टर साहब के जाने के बाद, अभी वो सम्मान जो इन्होंने दे रखा था वो बरकरार रहेगा। अभी हमारे विधायक जी को कोई मंत्री पद मिलेगा, लेकिन नहीं, इन्होंने पंजाबी कम्युनिटी के साथ क्या किया? जो सीनियरिटी सबसे ज्यादा हमारे अनिल विज जी हैं, जो 6-7 बार एमएलए बन चुके हैं, उनको बनाना चाहिए था, उनको नहीं बनाया। इनको 3 बार बन चुके हैं, इनको बनाना चाहे तो वो नहीं बनाया। खट्टर साहब को पता था उन्होंने करना कराना तो किसी को है नहीं, संघ के आदमी थे, संघ के आदेश से बने, संघ के आदेश से वो आज मंत्री बन के बैठ गए। हरियाणा चाहे डूबता, कल का डूबे चाहे आज का डूबे, कभी भी डूबे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जी उन चीजों से। फर्क पर किसको पड़ता है? जो एक आम जनमानस है, जिनके बच्चे जवान हो रहे हैं, जिनको बच्चों की उनकी अच्छी शिक्षा के लिए वो जो दर बदर इतनी महंगी महंगी फीस अभी आएगी, सर्दियों का टाइम आ गया, वर्दियों के ऊपर डकैती चलेंगी आपकी, स्कूलों में चले, स्कूलों के अंदर चलनी है। अभी एक पर्टिकुलर दुकान का नाम लिया जाएगा,
जो इनके ही कार्यकर्ता की या इन्हीं के जो कमीशन एजेंट की होगी, अभी वहां जाओ और वहां से वर्दियां खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, कोट खरीदो, जैकेट खरीदो। अन्य किसी से लोगे तो वो मान्यता उसकी रद्द कर दी जाएगी, हम इसको कबूल नहीं करते, हमारे स्कूल के अंदर फलानी ड्रेस चलेगी। तो गुंडागर्दी चारों तरफ से हो रही है, ये तो आपको पता है। इन समस्याओं का एक ही अंत है, दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला अंत है, जवान छोकरा है जी, यंग लड़का, पढ़ा लिखा है, पीएचडी, डॉक्टरेट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। डॉक्टरेट हो जाएगा तो उसके बाद यदि कोई डॉक्टर तो हर मरीज को बराबर ही लेके चलता है, और ये पढ़ा लिखा डॉक्टरेट होगा और आपकी लाइन से ही जर्नलिज्म से पीएचडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब वकील भी है, नॉलेज भी है, इनको कानून का ज्ञान है, इनको युवाओं की पीड़ा का ज्ञान है, भी युवा किस प्रकार से इन चीजों में निजात पा सकते हैं। अब आप बोलोगे 4.5 साल के अंदर उन्होंने क्या 4.5 साल में 75% का रोजगार देने का हमने जो वादा किया था, वो पूरा युवाओं के लिए किया, वो मेरे लिए नहीं किया था, मैं तो 50 साल को चुका हूं, युवाओं के लिए किया था। ये चीजें हैं भाई जी। अब ये तो मेरे जैसा कोई बोलेगा, अभी आप बोल रहे हो, नीचे कमेंट करने वाले भी मेरे ही बरादरी के लोग आ जाएंगे, वो उनको भड़का देते हैं जी, देखो इस प्रकार से करे। मुझे इस बात का भी कोई दुख नहीं है, देखो हर प्रकार से उनको बोलने की स्वतंत्रता है, वो बोलना भी चाहिए, लेकिन दुख मेरे को कहाँ आता है, जब मैं ठीक हूँ, उनको पता है कि जो मैं बात बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ, उसके अंदर भी अन्य किसी का मुझे कभी दुख नहीं आएगा, कभी भी दुख नहीं आएगा मुझे कौन क्या बोलता है। लेकिन जब मेरी ही बरादरी का कोई आदमी आके नीचे बोलता है ना, 1-आधा%, पता नहीं उसकी क्या गुस्सा नाराजगी होगी मेरे से, मैं यदि मेरी कोई गुस्सा नाराजगी उससे है तो मैं तो हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेता हूँ, भाई मेरे से आगे अपनी दूर कर लो, मेरी ही बरादरी को क्यों मनाया जा रहा है, आप ये सोचो। अच्छा, एक बात तो बताओ,